स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ये आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदगी में बेहतर करने के लिए व्यस्त होंगे। स्टडी 91 के द्वारा प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग आयोग के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करते हैं, व्याख्या सहित जो है अध्ययन करते हैं, जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेज हैं। आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिनसे विगत परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तोरमाण कौन था, किसके शासनकाल में, किस गुप्त के शासनकाल में भारत पर अटैक किया था, या फिर प्राचीन काल में सिंचाई को क्या कहा जाता है, या आपसे पूछा गया शक विजेता के उपनाम से किसे जाना जाता था। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? जी हां, प्राचीन भारत में किस राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जो है जाना गया? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त वंश को, किसको? गुप्त वंश को भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना गया, स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, या इसे जो है पेरिक्लीज, किस नाम से? पेरिक्लीज एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पेरिक्लीज एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री या पेरिक्लीज युग के नाम से जाना गया। इसे और किस नाम से जाना गया? क्लासिकल युग के नाम से जाना गया। किस युग के नाम से जाना गया? क्लासिकल युग के नाम से जाना गया। गुप्त वंश भारत का वो राजवंश था जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों का बेहतर विकास हुआ, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। सबसे पहले मंदिर बनाने की कला गुप्त काल के शासकों के द्वारा, या कह लें कि गुप्त काल में ही अपने अस्तित्व में आई थी। गुप्त काल में ही सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे। जैसे तमाम जो है उपलब्धियां गुप्त काल से जो है संबंधित है। गुप्त काल यानी जो है गुप्त राजवंश को जो है स्थापित किया था जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था क्या? उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। और इस वंश की स्थापना की जाती है कहां पर? तो आप कहेंगे कि कौशाम्बी में। कहां पर स्थापना की गई? कौशाम्बी में। या कह लें कि गुप्त राजवंश की जो है पहली राजधानी कहां थी? कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी वर्तमान में प्रयागराज के ठीक बगल में स्थित है, जो कभी महाजनपद में वत्स राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। कौशाम्बी में इस वंश की स्थापना होती है कब? जी हाँ, 240 ईस्वी में। और श्रीगुप्त महोदय 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना कहां पर हुई थी? कौशाम्बी में हुई थी। और इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? जैसा कि इस पर प्रश्न पूछा गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे गुप्त वंश की स्थापना जो है 3री शताब्दी में हुई थी। कौन सी? 3rd सेंचुरी में जो है 3री शताब्दी में इस वंश की स्थापना हुई। और इस वंश का जो है पहली राजधानी कहां थी? जी हां, कौशाम्बी में थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि इस प्रश्न का जो है सही विकल्प है कौन सा? 3रा विकल्प। मौर्य वंश, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश भारत पर 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक जो है चला। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। गुप्त वंश, शुंग वंश की अगर बात किया जाए तो शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, जिसके जो है संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश के बाद तुरंत जो है शुंग वंश की स्थापना मगध पर हुई थी। बढ़ते हैं अगले
प्रश्न पर, उससे पहले जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था, क्या राजकीय चिन्ह वो क्या था? गरुड़ पक्षी था, गरुड़ था। तो जाहिर सी बात है गुप्त राजवंश के जो शासक थे उनका जो है राजकीय धर्म रहा होगा कौन सा? वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म था। और इनकी जो राजकीय मुद्रा थी उसे स्वर्ण मुद्रा दिनार के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, दिनार शब्द जो है लैटिन लैंग्वेज का शब्द है और स्वर्ण मुद्रा जो गुप्त काल में जारी की जाती थी उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो इस वंश का पहला जो शासक था श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। और मैंने बताया कि इन्हीं के द्वारा इस राजवंश की स्थापना किया जाता है कौशांबी में। इस वंश के दूसरे जो शासक थे वो घटोत्कच थे। और घटोत्कच कौन थे? श्रीगुप्त के जो है पुत्र थे। घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के पुत्र थे। और इन दोनों शासकों ने, किसने? श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण किया था। महाराज की उपाधि धारण किया। इन दोनों शासकों के समय जो है राजधानी कहां पर रही थी? कौशांबी में रही थी। कहां पर? कौशांबी में रही थी। लेकिन घटोत्कच के जो पुत्र हुए, घटोत्कच के पुत्र थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक रहा था, जबकि घटोत्कच का शासनकाल जो रहा कब तक? 280 से लेकर के 319 तक रहा था। श्रीगुप्त जो है जिन्होंने 240 से लेकर के 280 तक जो है शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। कौन सा? महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण किया। और इनके द्वारा ही सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए गए। कौन से सिक्के चलाए गए? गोल्डन क्वाइन, सोने के सिक्के जो है जारी किए गए। और आपसे पूछे कि गुप्त काल में सिक्का जारी करने वाला, क्वाइन जारी करने वाला पहला जो है शासक कौन था? जी हां, चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का जो है तीसरा शासक था। तीसरा शासक घटोत्कच का बेटा था। शासक बनने के बाद इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इतना ही नहीं, इन्होंने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और गुप्त संवत जो है कब से जो है शुरू किया गया? जी हां, 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उन दिनों लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ जो है शादी किया। उस शादी के पीछे भी जो है इनका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। क्यों? क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के बारे में कहा जाता है कि उनके कोई भाई नहीं थे, इसलिए वैशाली साम्राज्य इनको दहेज में प्राप्त हो गया। और चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने गुप्त वंश में राजधानी को कौशांबी से कहां स्थानांतरित कर दिया? कहां? पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, इनका शासनकाल अभी बताया कि 319 से 335 रहा था। और राजधानी कहां जो है बनाई गई? पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र। कहां? पहले, इससे पहले कहां थी? इससे पहले इनकी राजधानी थी कौशांबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और पूछे कि कब किया गया था? 319 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले जो है क्वाइन, सिक्के किसने चलाया था? इन्होंने। और वो स्वर्ण सिक्का था।
गोल्डन क्वाइन था। सबसे अधिक मात्रा में भारत में गोल्डन क्वाइन गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही शुरू किया गया था, जारी किया गया था, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। और सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में हिंद यवन शासकों के द्वारा या इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किया गया था, जो कि पहली कक्षा जो मैं पढ़ाया था क्लास, उसमें जो है आप सबको बता भी चुका हूं। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि घटोत्कच का जो है बेटा था, और घटोत्कच जो है किसका पुत्र था? जी हां, श्रीगुप्त का जो है पुत्र था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सम्राट और उनके द्वारा जो उपाधियां स्वीकार की गई उसके संदर्भ में यहां पर दिया गया है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, और सम्राट अशोक जो है स्वयं को किस नाम से संबोधित किया है? जी हां, प्रियदर्शी के नाम से जो है संबोधित किया है। देवानाम प्रियम के जो है नाम से संबोधित किया। समुद्रगुप्त, आगे मैं बताऊंगा कि चंद्रगुप्त था उसी का बेटा था कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है सपूत हुए और उनका नाम था क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? लिच्छवी दौहित्र। किस नाम से जाना जाता है? लिच्छवी दौहित्र। क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के सुपुत्र थे। चंद्रगुप्त जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? जी हां, इनका शासनकाल 335 से लेकर के 375 तक रहा था। कब तक? 375 तक जो है रहा था। तो इन्होंने कौन सी उपाधि जो है स्वीकार किया? इन्होंने पराक्रमांक की उपाधि जो है स्वीकार किया था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, जबकि स्कंदगुप्त के द्वारा जो है क्रमादित्य की उपाधि स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा यहां है, यहां नहीं है, तो पहला विकल्प तो ये ऐसे ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा सही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। आपको जानकारी के लिए बता दें कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, ये परम भागवत की उपाधि धारण करता है, परम भागवत की उपाधि धारण करता है। इन्होंने शकों को पराजित करके ये उपाधि धारण की थी जी, इसलिए जो है इनको सकारी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम देवगुप्त, क्या नाम था? देवगुप्त। इनका नाम था देवराज, इनका नाम था देवश्री, इनका नाम था, इनका जो है ये अन्य नाम था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 375 ईस्वी से लेकर के और ये 415 ईस्वी तक। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का बेटा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसा प्रमाण मिलता है देवी चरित्र गुप्त नामक जो है एक पुस्तक से कि इन्होंने अपने भाई रामगुप्त की जो है हत्या करने के बाद, रामगुप्त की हत्या करने के बाद और इन्होंने तब साम्राज्य की बागडोर अपने जो है हाथों में लिया था। उसके पीछे भी जो है एक कहानी है और वो कहानी आगे मैं जो है अभी बताता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो है सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा कौन सा? तीसरा विकल्प। कौन सा? तीसरा विकल्प इसका जो है 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? अभी मैंने बताया कि इनका एक अन्य नाम जो है, किसका अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इनका अन्य नाम एक जो है देवराज था, देवश्री था, या फिर इन्हें परम भागवत की इन्होंने उपाधि धारण की और इन्होंने कुल 5 प्रकार के सिक्के जारी किए। कितने? 5 टाइम्स 5 प्रकार के जो है सिक्का जारी किया था, जिसमें धनुषधारी प्रकार का सिक्का, छत्रधारी प्रकार का सिक्का। धनुषधारी प्रकार के सिक्के में इनको धनुष बाण लेकर के जो है दिखाया गया था उस सिक्के पर। छत्रधारी प्रकार का सिक्का जहां पर ये यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और इनके बगल में इनके साथ जो है कोई छत्रधारक जो है खड़ा है, वो छत्रधारी प्रकार का सिक्का था। व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का, जिसमें बाघ को मारते हुए जो है इनको दिखाया गया था। तो इन्होंने कुल जो है 5 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो अभी बताया था कि देवी चंद्रगुप्तम, एक ये पुस्तक है जिसको लिखा था किसने? इन्होंने लिखा था विशाख दत्त ने। किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त के द्वारा इस पुस्तक में लिखा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बड़े भाई थे उनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त नाम था। और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ही अगला उत्तराधिकारी बना। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त जो है 375 ईस्वी में शासक बनता है। उसी समय शकों का पाटलिपुत्र पर अटैक होता है, आक्रमण होता है। शकों का उस समय नायक था जिसका नाम शकराज था, और उसके पीछे कथा भी बड़ी विचित्र, वजह भी बड़ी विचित्र थी। दरअसल रामगुप्त की पत्नी का नाम जो है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी था, और शकराज ने पाटलिपुत्र पर इसलिए अटैक किया कि वह ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को बहुत पहले से ही जो है चाहता था, यानी वन साइडेड लव का शिकार था, एक तरफा प्यार का शिकार था। कौन? शकों का बादशाह शकराज। और उसने इसी वास्ते पाटलिपुत्र पर अटैक किया कि ध्रुव देवी को जो है वह पुनः प्राप्त करना चाहता था। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन समुद्रगुप्त की मौत के बाद जब रामगुप्त शासक बना तो इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके और जो है शकराज ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी। और मजे की बात और भी विचित्र थी कि रामगुप्त शक वंश के जो है शासक की इस बात को स्वीकार कर लिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गुप्त साम्राज्य को बचाने के लिए, पाटलिपुत्र को बचाने के लिए वो अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को जो है उसके हवाले कर देना स्वीकार कर लिया। यानी रामगुप्त का जो है ये कहना था कि अगर जो है एक व्यक्ति की वजह से हजारों व्यक्ति की जिंदगी अगर बचाई जाए तो बेहतर है कि उससे गला छुड़ा लिया जाए। लेकिन ये नीति शास्त्र में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जो है पारिवारिक शास्त्र के अनुसार जो है देखा जाए तो ये बहुत गड़बड़ है। और यही वजह था कि रामगुप्त का छोटा भाई जिसका नाम जो है देवगुप्त था, जिसका नाम देवराज था, उसने अपने बड़े भ्राता के जो है इस निर्णय का विरोध किया, यह कहते हुए कि शकराज ने भाभी श्री की जो है मांग कर रखी है तो आप उनको उसके हवाले कर दे रहे हैं। कल जो है आप वो खुद बादशाह को ही मांगे तो क्या आपको भी शकराज को दे दिया जाएगा? गुप्त साम्राज्य को बचाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति का जो है हिमायती होना सही है, विनम्र होना सही है, लेकिन आपकी शांति को कोई आपकी कमजोरी समझे तो फिर उसके सामने उतना ही उग्र होना भी जरूरी है। और इसी बात को लेकर के इन दोनों भाइयों में इतना मामला बिगड़ गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी देवराज ने अपने बड़े भाई रामगुप्त का काम ही खत्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मैंने बताया कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक से जो है प्राप्त होता है।
दूसरे लेखकों ने भी जो है इस पर सहमति अपनी व्यक्त की। रामगुप्त के नाम जो है बकायदे सिक्के भी प्राप्त हुए, अभिलेख भी प्राप्त हुए, इसलिए इनकी अस्तित्व पर किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। रामगुप्त की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उसके बाद तब शकों के शासक शकराज को पत्र लिखा जाता है कि महारानी ध्रुव स्वामिनी जाएंगी जरूर, लेकिन उनकी सेवा में 1000 दासियों का जो समूह है वो भी जाएंगी। शकराज ने उस पत्र का, तब पत्र का जमाना हुआ करता था, जवाब दिया ये तो और अच्छी बात है। उसको क्या पता था। और 1000 पालकियों में जो है, तब की यूं समझ लो कि वही उस समय का थार और आडी था। हर पालकी में जो है 5-5 सैनिक जो है बैठाए गए और हजारों पालकियों का जो है ये काफिला शक वंश के शासक शकराज के जब जो है सैन्य छावनी में मध्य रात्रि के आसपास जो है पहुंचता है, तो उनको उम्मीद ही नहीं थी कि उसमें ध्रुव स्वामिनी नहीं, सबके सब ध्रुव स्वामिना बैठे थे। और बिना रोक टोक के सैनिकों ने उन पालकियों को सैन्य छावनी के अंदर गर्भगृह तक जाने दिया। उनको तो ये था कि इन सभी पालकियों में जिस पर कपड़ा ओहार डाला गया था, सब ध्रुव स्वामिनी बैठी है, लेकिन जब उसमें से सैनिक निकले और उसके बाद जो हुआ वो ऐसा हुआ कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया, जिसको बाद में भी दूसरे शासकों ने इस फार्मूला को अपनाया और शकराज की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों का जो है समूल नाश करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वापस जब राजप्रसाद में आते हैं तो उनका भव्य तरीके से राज्याभिषेक होता है और अपनी माता के कहने पर अपने बड़े भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लेता है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी, जिनका नाम था जो है कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा, बस नाम वैसा है। बाकी तो कुबेर नागा जो कि नाग राजकुमारी थी और कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो है पत्नी थी, पुत्री थी, जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता, जिनकी शादी आगे चल करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजकुमार से किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि दिए हुए प्रश्न का ये दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले शासक थे जब अपने दरबार में नवरत्नों को जगह दिया और इनके नवरत्न उस समय कहां रहते थे? चंद्रगुप्त के जो है नवरत्न उज्जैन में रहा करते थे। कहां पर? उज्जैन में। जब शक वंश का समूल नष्ट करने के बाद इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई तो उज्जैन में ही इनके नवरत्न जो है रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन आज भी तब भी क्षिप्रा नदी के तट पर जो है स्थित था, जबकि दूसरा पाटलिपुत्र जो कि गंगा और सोन के जो है तट पर स्थित था। इनके दरबार में कुल 9 रत्न जो है रहा करते थे। उनको इस ट्रिक के साथ आप जो है याद कर सकते हैं। क्या? अमर सिंह, काला धन, बाहर कर बेताल सुर। बेताल सुर में गा रहा है। अमर सिंह इनके दरबार में रहते थे, उस समय भी अमर सिंह थे। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की, संस्कृत के विद्वान थे। काला का मतलब जो है कालिदास, ये भी संस्कृत के महान विद्वान और कवि जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किया था। धन का मतलब धनवंतरी,
धन्वंतरी, धन्वंतरी जो कि एक चिकित्सक थे, राजवैद्य थे इनके दरबार में। बाहर मतलब वराह मिहिर, वराह मिहिर जो कि एक खगोल शास्त्री थे, इनके दरबार में रहते थे। पंच सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहत जातक इनकी पुस्तकें थी। कर मतलब वर, और दूसरे एक इनके नवरत्न थे जिनका नाम था वर रुचि। बेताल भट्ट को कौन नहीं जानता है, जादूगर थे बेताल भट्ट। और दूसरे कौन थे, शुरू यानी शंकु जो कि एक जो है वास्तुकार थे। काला धन बाहर कर, एक और शब्द जो है यहां लिखने छूट गया था, छुपा कर, और इस छुपा का मतलब है छपड़क। क्या मतलब है, छपड़क। तो इस तरह के जो है इनके कुल कितने नवरत्न थे, कितने नवरत्न थे? जी हां, कहां रहते थे इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। अमर सिंह काला धन बाहर छुपाकर बेताल सुर में गा रहा है, बेताल सुर में गा रहा है। इस तरह से जो है इनके सभी नवरत्नों को आप याद कर सकते हैं। और उनमें जो ज्योतिषी थे वो कौन थे, छपड़क थे। जबकि शंकु वास्तुकार थे। वर रुचि एक साहित्यकार थे, संस्कृत के साहित्यकार थे। अमर सिंह ये भी जो है साहित्यकार थे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, आर्यभट्ट भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट इन्हीं की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक विजेता किसे कहा जाता है? जिसने शकों को पराजित किया था। और शक विजेता किसको कहा जाता है? जी हां, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। समुद्रगुप्त मैंने बताया था अभी कि किसके पुत्र थे। समुद्रगुप्त जो है किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो है पुत्र थे। इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी के ये जो है पुत्र थे। और समुद्रगुप्त जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के और कब तक रहा था? 375 तक रहा था। कितने तक रहा था? जी हाँ, लगभग 40 वर्ष का शासनकाल था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन इनको कहा किसने था? ए स्मिथ ने। किसने कहा था? ए स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 24 युद्ध लड़े। 12 जो है उत्तर भारत में, आर्यावर्त में, और 12 युद्ध जो है दक्षिण भारत में। हर युद्ध में जो है ये विजेता साबित हुए। नेपोलियन इनके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन चूंकि ए स्मिथ जो कि यूरोपियन एक इतिहासकार था और उसने इनकी तुलना नेपोलियन से किया था, जबकि नेपोलियन इनके सामने कुछ भी नहीं था। नेपोलियन का आप जो है इतिहास उठा करके जो है पढ़ें, वो जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में जो है आत्महत्या कर ले, उससे बड़ा कायर तो कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन वही बात ना, उन दिनों भी जो है यूरोपियन इतिहासकार जितने भी थे उन्होंने अपने नायकों का जो है महिमा मंडन किया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था उसने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। उससे पहले बता दें कि समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारियां मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति इस समय है कहां? तो गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर जो अकबर का किला है, उसी अकबर के किला में आज भी प्रयाग प्रशस्ति जो है सुरक्षित है, जिस पर जो है समुद्रगुप्त के जो कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन जिन्होंने चंपू शैली में, कौन सी शैली में? चंपू शैली, गद्य और पद्य जो है शैली में, उस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है। हालांकि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये वही है जिसको
सम्राट अशोक के द्वारा कौशाम्बी में अपनी पत्नी कारुवाकी के विवाहोपरांत उसे स्थापित कराया गया था। तब उसे कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख कहा जाता था। उस पर सम्राट अशोक, उसकी पत्नी कारुवाकी, उसका बेटा तीवर का भी उल्लेख किया गया था। कालांतर में समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन महोदय ने भी इनकी उपलब्धियों को उस पर जो है संस्कृत भाषा में उल्लेखित किया। लेकिन जब मुगल वंश का शासन होता है तो सम्राट अकबर का बेटा जहांगीर उस कौशाम्बी अभिलेख को वहां से उखड़वा करके ला करके और अकबर के किले में स्थापित कराता है। और उस पर मुगल वंश में अकबर और जहांगीर, उसके साथ साथ अकबर के जो राजकवि थे जिनका नाम था बिरबल, हालांकि उनका वास्तविक नाम महेश दास था, उनका भी नाम उल्लेखित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति से जो है कितने वंश की जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। उसके बाद कौन सा वंश? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद कौन सा? मुगल वंश की जानकारी मिलती है। लेकिन कितने शासकों का नाम लिखा है? तो मौर्य वंश से संबंधित अशोक का नाम, गुप्त वंश से संबंधित जो है इस पर समुद्रगुप्त और उनके समुद्रगुप्त के पिता जो है चंद्रगुप्त प्रथम का भी उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी उत्तराधिकारी के रूप में जो है उल्लेख किया गया है। और मुगल वंश से जो है जहांगीर, अकबर और उसके राजकवि बिरबल के नामों का भी इस पर उल्लेख है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी तो बताया, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? अगर आपसे यह पूछे कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो इतिहासकार ए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ए स्मिथ के द्वारा दिया गया, ए स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, पहले बता चुका हूं आपको, कुषाण वंश का शासक था। पुष्यमित्र जो कि शुंग वंश का शासक था और संस्थापक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का शासक और संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? इस प्रश्न के संदर्भ में भी मैंने पहले ही जो है आपसे एक्सप्लेनेशन जो है दे चुका हूं। इसकी व्याख्या जो आप जानते हैं, अच्छी बात नहीं जानते हैं तो उनको जो है अपने शब्दों में, अपनी कॉपी में जो है जरूर लिखें। इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति या कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख एक ही बात है। और उस पर किस एक का जो है नाम का उल्लेख किया गया है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अलावा अगर पूछे कि जो है किन शासकों का उल्लेख हुआ है गुप्त वंश से, तो इस पर चंद्रगुप्त प्रथम का भी उल्लेख है और इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का भी उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनके पिता थे और ये इनके पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? हुण जो कि मध्य एशिया के रहने वाली एक जो है बर्बर जनजातियां थी, जिनका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना और यहां से जो है धन लूटना था। मैं बताता हूं कि भारत पर हमेशा विदेशी इस तरह के आक्रांताओं का आक्रमण होता रहा था और कोई एक केंद्रीय सत्ता व्यवस्था नहीं थी जिसका जो है ये मिसयूज करते रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि हुणों को गुप्त वंश पर आक्रमण करने के लिए उत्तर पश्चिम यानी वर्तमान जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बेल्ट है वहां पर शासन करने वाले भारतीय शासकों ने ही जो है उनको इस कार्य के लिए उकसाया था। भारत वो देश है जो हमेशा अपनों से बर्बाद होता रहा है। यहां दुश्मन आए नहीं, उनको लाया जाता रहा है। चाहे पहले चाहे आज लगभग स्थिति वही है। हमेशा धर्मशाला की तरह भारत रहा
अतिथि देवो भव, हमेशा शांति का हिमायती रहा और जिसका जो है दुरुपयोग विदेशी ताकतें जो है हमेशा करती रही थी। बहरहाल हुड़ मध्य एशिया के जो है बर्बर जनजातियां थी और इनका भारत पर आक्रमण होता है कब? 455 ईस्वी में। कब अटैक होता है? 455 ईस्वी में। इनका शासनकाल कब तक रहा था? 455 से लेकर के जो है 67 ईस्वी तक। जब एक शासक की जो है मृत्यु होती थी उसके बाद जो है दूसरा शासक बनता था, तो इस तरह के जो है जो ताकतें थीं ये अटैक करती थीं और उसके पीछे जो है उद्देश्य होता था क्या? या तो इस साम्राज्य को समाप्त करो, अपना साम्राज्य स्थापित करो, या नहीं तो वहां से धन दौलत लूट कर लाया जाए। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया के रूप में विदेशियों के नजरों में खटकता रहा है। हुड़ों को इन्होंने पराजित किया था। कहां पर? गंगा गोमती, गंगा और गोमती के तट पर। गंगा और गोमती आज भी जो है ये नदियां गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर में जगह है सैदपुर, वहां पर जो है आज भी मिलती हैं। और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया, इस बात की जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। कहां से? ये लिखा हुआ है, भीतरी अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। भीतरी अभिलेख के अलावा भी अगर पूछता कि जो है इनके अलावा, तो जूनागढ़ अभिलेख। कहां? जूनागढ़ अभिलेख से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। इतना ही नहीं, स्कंदगुप्त जब इनके जो है पिता जो है अभी शासन कर रहे थे, तो उनके शासनकाल में जो है पुष्य मित्र जातियों का जो है अटैक होता है और उनको भी जो है इन्होंने पराजित करने में सफलता अर्जित की थी। कौन? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त किसके बेटे थे? अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कुमारगुप्त के बेटे थे। कुमारगुप्त के बेटे थे। और कुमारगुप्त जो है किसके बेटे थे? तो जो है कुमारगुप्त किसके बेटे रहे थे? जी हाँ, ये जो है देवगुप्त या कह लो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके सुपुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, उससे बता दें पहले कि सबसे अधिक अगर जो है अभिलेख किसी गुप्त शासक के शासनकाल के मिले हैं तो कुमारगुप्त के, और वो जो है कितने? 14 अभिलेख अब तक जो है प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? जी नहीं। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में? जी नहीं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में? जी बिल्कुल। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। बताने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले बता दें कि इस वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें जो है श्रीगुप्त, उसका बेटा हुआ जिसका नाम था जो है घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद उसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, उसका बेटा हुआ जिसका नाम था क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त। उसके बाद के शासकों को जो है परवर्ती गुप्त शासक के नाम से जो है जाना गया था। श्रीगुप्त जिनका शासनकाल 240 से लेकर के 280 तक रहा था, इनका शासनकाल 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक रहा। ये 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किए। इनका शासनकाल 335 से लेकर के 375 तक रहा था। इनका शासनकाल किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये 375 से लेकर के 415 तक शासन किए थे। कब तक? 415 तक। 415 तक। हालांकि जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले कुछ महीनों के लिए रामगुप्त भी जो है शासक बने थे, जो कि समुद्रगुप्त के प्रथम पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि ये 415 से लेकर के 455 तक शासन किए
और ये 455 से लेकर के और कब तक 467 तक जो है शासनकाल इनका रहा था। इस वंश का अंतिम शासक अगर जो है पूछा जाए तो कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? इनका शासनकाल 540 से 550 540 से 550 तक रहा था विष्णुगुप्त का शासनकाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। तोरमाण किस जाति दल का था? सिथियन, हूण, यूची या शक? मैंने बताया कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो हूणों का अटैक हुआ था, हूणों का जो अटैक हुआ था, वो उन हूणों का जो नेतृत्व किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था खुशनवाज। और ये अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भारत पर फिर जो है अटैक होता है हूणों का, और वो जो अटैक हुआ तोरमाण के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तोरमाण के नेतृत्व में हुआ था। इसी का बेटा था जिसका नाम था जो है मिहिरकुल नाम था, मिहिरकुल। और मिहिरकुल के नेतृत्व में उन दिनों चंद्रभागा नदी के तटीय क्षेत्रों पर आखिरकार इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता अर्जित की। तो तोरमाण किस जातीय दल का जो है नेतृत्व किया था? हूणों का नेतृत्व किया था। हूण जो कि मध्य एशिया की रहने वाली बर्बर जनजातियां थी। बढ़ते हैं। यूची जनजातियां ये चीन की रहने वाली थी, और इसी चीन के जो है यूची जनजाति का जो है साम्राज्य भारत में रहा था। कौन सा वंश? कुषाण वंश, जो कि पूछा जाता है, जिसका काफी महत्वपूर्ण शासक रहा था कनिष्क। शक भी जो है मध्य एशिया से ही भारत में आए थे, मध्य एशिया से भारत में आए थे, और भारत के विभिन्न हिस्सों पर इन्होंने जो है शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, या दरबारी विद्वानों को? गुप्त साम्राज्य जो कि 240 से शुरू होता है और 550 ईस्वी तक रहता है। मौर्य वंश के बाद भारतवर्ष पर एक छत्र राज्य और एक सूत्र में पिरोने का काम जो है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। गुप्त वंश के शासकों ने दान में भूमि प्रदान करने की प्रथा जो है शुरू की, और इसकी शुरुआत जो है ब्राह्मणों से सबसे पहले हुई थी। यानी सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों को दान में भूमि जो है किस वंश के राजाओं ने दिया था, तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछता कि सबसे पहले भूमि दान देने का जो है प्रथा किसने शुरू किया था, तो सातवाहन वंश के शासकों ने शुरू किया था। सातवाहन वंश सबसे पहले किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। लेकिन सबसे अधिक जो है भूमि दान देने के मामले में नंबर 1 नंबर पे रहे थे, और वो थे गुप्त वंश के शासक। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सातवाहन वंश का जो ये एक नया सिलसिला शुरू किया गया, इसका प्रमाण जो है मिलता है किसका? भूमि दान का जो प्रमाण जिस अभिलेख से मिलता है, उस अभिलेख को नानाघाट अभिलेख के नाम से जानते हैं। नानाघाट अभिलेख जो कि सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी नागानिका के द्वारा स्थापित कराया गया था, और आज भी ये पुणे के पास पश्चिमी घाट में जो है स्थित है। इसी अभिलेख से सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, इसका प्रमाण मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जी हां, उन दिनों चूंकि गुप्त साम्राज्य के शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार, धार्मिक विषय वस्तुओं के अनुसार ही इनकी शासन व्यवस्था जो है चलती थी। और गुप्त काल में उपज का 6वां भाग, कितना? 1/6 भाग जो है टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इस तरह का
प्रमाण पुराणों से भी जो है प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? जी हाँ, विदक भागम के नाम से जाना जाता था। इरिगेशन टैक्स किस नाम से जाना जाता था? विदक भागम के नाम से जो है जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। जबकि मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसको जो है हर्ब ए सब के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां किस नाम से जाना जाता है? विदक भागम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने जो है बताया कि हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में भी बताया गया क्या कि राजा को जो कर टैक्स लेना चाहिए खास करके किसानों से, उनकी कुल उपज का 1/6 भाग, यही तर्कसंगत है। याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति में भी जो है इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होते थे? गुप्त काल में ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति ये कहां था? बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। उसी तट से जो है उत्तर भारत का व्यापार होता था, जबकि भरूच जो है इस वाले, अगर जो भारतवर्ष को देखें तो इस वाले हिस्से पर जो है, इस वाले हिस्से पर भरूच था। आज भी यहाँ पर जो है बंदरगाह है। यहीं पर कहा जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी लोथल जो है हुआ करता था और यहाँ से इनका मध्य एशिया के देशों में व्यापार हुआ करता था, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में इस वाले बेल्ट से जो है हुआ करता था। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार। ये मैंने बताया कि ये राजकीय मुद्रा थी, राजकीय मुद्रा थी। हालांकि कुछ शासकों के जो है शासनकाल में रूपक जो कि चांदी की जो है ये मुद्रा थे, रूपक को भी जो है अपना राजकीय मुद्रा घोषित किया गया। इसे रौप्या के नाम से भी जो है जाना जाता है। कहा जाता है कि यही रौप्या या रूपक से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को रौप्या न कह करके किस नाम से संबोधित किया? रुपया के नाम से संबोधित किया। और आज भी भारत की जो नेशनल करेंसी है, राज्य की मुद्रा है, वो रुपया है। नामकरण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और वो किससे प्रभावित था? जी हाँ, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा चलाई गए रूपक या रौप्या से जो है प्रभावित था। चूंकि यहाँ रूपक नहीं दिया है इसलिए दूसरा विकल्प सही है। पण जो है मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा थी, मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा थी और ये भी जो है सिल्वर कॉइन हुआ करता था, जबकि निष्क जो है ये स्वर्ण मुद्रा थी, मौर्य वंश में ही जो है चलाई जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। रजत मतलब जो है सिल्वर कॉइन, और सिल्वर कॉइन जारी करने वाला पहला शासक जो है कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका आज भी जो है मेहरौली स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ जो कि संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है, और उस पर लिखा गया क्या? चंद्र नामक व्यक्ति, चंद्र नामक सम्राट को इतिहासकारों ने माना है कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम जो है उस पर उल्लेखित किया है। मेहरौली अभिलेख पर इन्होंने लिखा है क्या? इनके द्वारा जो है विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वजा फहराने की बात कही गई है। इनके द्वारा शकों का भारत से समूल नष्ट करने की जो है बात कही गई है। कालांतर में उसी मेहरौली लौह स्तंभ के बगल में जब भारत पर विदेशी आतताइयों का आक्रमण होता है तो जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ करके भारत भूमि पर पहली मस्जिद बनाई जाती है, कुव्वत इस्लाम। और वहीं पर मोहम्मद गोरी के राजनीतिक गुरु, जिनका नाम था, वो गुरु नहीं पूरा गुरु थे,
कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी, जिनकी याद में जो है आज भी कुतुब मीनार बनाई गई है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प 100% सही है। अगर पूछेगा कि सबसे पहले सिक्का जारी किया था, तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन इन्होंने जो है गोल्डन कॉइन जारी किया था, स्वर्ण सिक्के जो है जारी किए थे। इन्होंने दिनार जारी किया था, लेकिन सिल्वर कॉइन सबसे पहले किसने जारी किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 2020 सीरीज है और इसमें कुल 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है और उनकी व्याख्या भी इस तरह से बताई जाती है ताकि उनसे संबंधित अन्य 20 और प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे सकें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।